हेलो बच्चों, आज अपने पढ़ने वाले हैं उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन। और इसके अंदर अपने संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करेंगे आज। वैसे तो उस उपसंयोजक यौगिकों में आबंधन जो होता है उसमें तीन प्रकार की थ्योरी चलती है। मैं बता देता हूँ आपको। पहले जो होती है उसे बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, या इसे अपने वीबीटी थ्योरी भी बोलते हैं, वैलेंसी बैंड थ्योरी। सेकंड जो होता है उसे अपने बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और इसे अपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या सीएफटी थ्योरी भी बोलते हैं। तीसरा आता है आणविक कक्षक सिद्धांत, यानी कि इसे अपने एमओटी थ्योरी बोलते हैं। लेकिन अपने इसके अंदर दो थ्योरी करेंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करेंगे और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आज जो अपने डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर अपने संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, वीबीटी थ्योरी क्या होती है। ये कहती है, ये यौगिकों की स्ट्रक्चर के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अपने स्ट्रक्चर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल आपको एक एग्जांपल लेके मैं सारा आपको मेथड बता दूंगा, ट्रिकी बेस पर ये है। सबसे पहले अपने एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसके अपने जो है मुख्य पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं अपने को, क्या क्या है इसमें। सबसे पहले ये कहता है कि जो केंद्रीय धातु आयन होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां दिया K4 FeCN6 का एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो यहां आपको ध्यान होना चाहिए, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसे बोलते हैं अपने केंद्रीय धातु परमाणु। ये जो होता है धनायन होता है, ये जो होता है साइनाइड, इसे अपने लिगेंड बोलते हैं। 6 इसकी जो है वो समन्वय संख्या होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो अपनी ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाता है। तो केंद्रीय धातु आयन जो होता है, केंद्रीय धातु आयन ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इसके अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। ओके, क्लियर है। सेकंड क्या होता है, ये धनायन बनाने के बाद रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। धनायन क्या करेगा, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराएगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर पढ़ना है, इन रिक्त डी कक्षकों के अंदर लिगेंड आएगा। लिगेंड उपसह संयोजक बंध द्वारा लोन पेयर दान करके जुड़ जाता है। और डी कक्षक उपलब्ध किस तरीके से होते हैं, ये समन्वय संख्या वह संकरण पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, संकरण पर। मैं बार बार कह रहा हूं, यह संकरण पर डिपेंड करता है कि डी कक्षक कितने आएंगे। और लिगेंड की संख्या, समन्वय संख्या यानी कि लिगेंड की संख्या पर भी निर्भर करता है। क्लियर करूंगा मैं इसको एक एग्जांपल से, आप ध्यान जरूर रखें इस बात का। लिगेंड उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएगा, और इसके बाद जो होता है लिगेंड जब जुड़ जाता है तो आपके जो उपसंयोजक यौगिक है इसको निश्चित ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति प्राप्त हो जाती है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं अभी कि समन्वय संख्या कितनी होनी चाहिए, और उस आधार पर जो है संकरण के आधार पर इसको ज्यामिति कैसे प्राप्त होगी। तो आपको संयोजकता बंध के सिद्धांत में कुछ पॉइंट याद रखने हैं। केंद्रीय धातु आयन जो है वो सबसे पहले ऑक्सीडेशन अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा। सबसे पहले ये धनायन बनाने के बाद ये डी कक्षक उपलब्ध कराएगा, क्योंकि संक्रमण तत्व होता है ये। उसके बाद लिगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेशन यानी कि उपसंयोजक बंध द्वारा लोन पेयर दान करके दाता परमाणु जो है, लिगेंड का जो दाता परमाणु जो होता है वो लोन पेयर दान करके जुड़ जाएगा। उसके बाद निश्चित ज्योमेट्री जो है यौगिक को प्राप्त हो जाएगी। तो एक मैं आपके सामने छोटी सी टेबल बना रहा हूं, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के संकरण में किस प्रकार की ज्यामिति प्राप्त होती है, जैसे और समन्वय संख्या कितनी बनती है। तो दो समन्वय संख्या 3, 4, 5, 6। सबसे पहले संकरण sp होगा, इसमें sp2 होगा, इसमें sp3 होगा,
या इसी के अंदर एक और आएगा DsP2 संकरण आएगा, 5 के अंदर DsP3 आएगा या sp3d आएगा। इसी प्रकार 6 के अंदर D2sp3 या sp3d2 संकरण आएगा। sp के अंदर आकृति जो है वो रेखीय बनेगी, ज्यामिति जो है रेखीय बनेगी। sp2 के अंदर त्रिकोणीय बनती है, क्लियर है, समतल त्रिकोणीय आती है। और sp3 के अंदर चतुष्फलकीय आती है। sp2 के साथ जो होती है वर्ग समतलीय बनती है। DsP3 जो होता है इसके अंदर आपको आकृति मिलेगी त्रिकोणीय, द्विपिरामिड मिलेगी आपको। इसके अंदर इस तरीके की आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अगर मैं आपको बताऊं, इस प्रकार से त्रिकोण और दो पिरामिड आएंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। वर्ग समतल में सीधा वर्ग बनेगा, इस तरीके से वर्ग आता है मेटल के साथ। चतुष्फलकीय के अंदर चतुष्फलकीय आकृति आती है, त्रिकोणीय के अंदर त्रिकोण बनता है और sp के अंदर रेखीय आकृति बनती है। D2sp3 sp3d में भी सेम आएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड आएगी। D2sp3 में अष्टफलकीय आएगी, अष्टफलकीय, क्लियर हो रहा है। अष्टफलकीय स्ट्रक्चर इस तरीके से दी जाती है और इसके अंदर भी अष्टफलकीय आएगी। sp3d2 में जो है बाह्य चक्रण संकुल आता है। बाह्य चक्रण संकुल क्या होता है इसकी बात अपने करेंगे। और इसमें आंतरिक चक्रण संकुल बनेगा। ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी। समन्वय संख्या 2 दिखाएगा, अगर संकरण किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु पर अगर संकरण sp आ रहा है तो उसकी आकृति रेखीय बनाएगा वो। अगर त्रिकोणीय समतलीय बनेगी यदि उस पर संकरण sp2 आ रहा है और समन्वय संख्या 3 होगी। sp3 के अंदर लिगेंड 4 जुड़ेंगे इसलिए चतुष्फलकीय आकृति आएगी। dsp2 में 5 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, वर्ग समतलीय आएगी। sp3 है, ये dsp2 है, पहले d बनेगा। इसमें dsp3 में त्रिकोणीय द्विपिरामिड सेम और इसमें अष्टफलकीय। बाह्य और आंतरिक चक्रण संकुल क्या, ये मैं आपको भी बता दूं। तो इसके बाद इनकी आकृतियां, इनके एग्जांपल कुछ ले लेते हैं अपने। कौन कौन से एग्जांपल जो हैं इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले रेखीय आकृति जो है वो किसकी आती है, तो इसका एग्जांपल है AgCN ट्वाइस और माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस संकुल की आकृति रेखीय बनेगी क्योंकि सिल्वर पर जो है संकरण sp आने वाला है। समन्वय संख्या आप देख सकते हो 2 है और ये एक प्रकार की रेखीय स्ट्रक्चर बनाएगा। त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय या त्रिकोण समतलीय जो होती है वो sp2 संकरण होता है इसके अंदर। और sp2 संकरण जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, Hgi3 के अंदर पाया जाता है। ये I जो है 3 है, ये एक प्रकार का लिगेंड है, 3 समन्वय संख्या दिखा रहा है, त्रिकोणीय समतलीय आकृति बनी। चतुष्फलकीय का एग्जांपल आप सभी जानते हो, NiCO4 जो होता है वो चतुष्फलकीय होता है, CO कार्बोनिल होता है, 4 समन्वय संख्या दिखा रहा है, चतुष्फलकीय आकृति बनेगी। वर्ग समतलीय बनने वाली है DsP2 के अंदर। इसका जो आपके सामने एग्जांपल मैं देने वाला हूं, NiCO2, NiCN4-2। तो यहां देख सकते हो आप 4 ही समन्वय संख्या है, लेकिन संकरण इसमें DsP2 आएगा, ध्यान रखना। इसमें sp3 आएगा, इसमें DsP2 आएगा और समन्वय संख्या 4 है, वर्ग समतलीय आकृति बनेगी। DsP3 त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति आएगी DsP3 की। इसका एग्जांपल अगर अपने देखें, SbF5, इसके अंदर आ जाएगा SbF5-2, क्लियर है Sb। उसके बाद सेम इसके अंदर आ रहा है sp3 या DsP2 आकृति आ रही है। इसके अंदर एग्जांपल FeCN6-2 आ रहा है और इसके अंदर FeF6-2 आ रहा है, -3, सॉरी, दोनों पर चार्ज है।
Fe(Cn6 - 3) और Fe(F6 - 3), ये आंतरिक चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल के बारे में आपको बताऊंगा। तो आंतरिक चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल भी बोला जाता है इसको, निम्न चक्रण संकुल। और दूसरा अपने बात करते हैं बाह्य चक्रण संकुल। क्लियर है? आंतरिक चक्रण संकुल में क्या होता है, जब केंद्रीय धातु आयन के, जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसके n-1d कक्षक भाग लेते हैं। कौन से कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं? n-1d, यानी कि अंदर वाले कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। और बाह्य चक्रण संकुल में ns कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं, यानी कि बाह्य कक्षक, बाहर वाले जो होते हैं कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें n-1d कक्षक, इसमें nd कक्षक ही पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते। ns कक्षक जो होते हैं वो भाग लेते हैं। जैसे इसमें तो संकरण आएगा D2sp3 और इसमें आएगा sp3d2, यानी कि इसमें तो ns और इसमें n-1d एक पीछे चला गया, बैक साइड के अंदर है। तो इसको मैं बता रहा हूं एग्जांपल से, आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा ये। एग्जाम्पल से बता रहा हूं, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा, ये n-1d कक्षक जो है इसके अंदर युग्मन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए भी दो प्रकार के जो लिगेंड होने चाहिए, एक तो होते हैं दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड यहां मैं आपको दे रहा हूं, इसके बारे में बता रहा हूं दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं और प्रबल लिगेंड क्या होते हैं। तो आंतरिक चक्रण संकुल को अगर मैं बताऊं तो n-1d कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे और संकरण आएगा D2sp3। और अगर बाह्य चक्रण संकुल बनेगा तो sp3d2 संकरण आएगा और ns कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो करेगा लिगेंड पर। जस्ट अ मिनट। आंतरिक चक्रण संकुल और बाह्य चक्रण संकुल की बात करेंगे अपने यहाँ पे। n-1d कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे तो आंतरिक चक्रण संकुल है, और अगर ns कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे तो बाह्य चक्रण संकुल है। अब थोड़ी सी बात एक आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर कि दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं और प्रबल लिगेंड क्या होते हैं। दुर्बल लिगेंड जो युग्मित करेंगे, जो संकरण आंतरिक बढ़ाएंगे, युग्मित कर देंगे इलेक्ट्रॉनों को। मान लो D है और D के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो इनको युग्मन करेंगे, इसको उठा के यहां ले आएंगे, इसको उठा के यहां कर देंगे, युग्मित कर देंगे इलेक्ट्रॉनों को। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो दुर्बल लिगेंड कौन कौन से हैं? BrClFOH ऑक्सिलेटो और H2O। प्रबल के अंदर कौन से आते हैं? आइसोथायोसाइनेट, पिरिडीन, एमीन, एथिलीन डाइमीन, नाइट्रो साइनाइड और कार्बोनिल। कार्बोनिल सबसे प्रबल होता है। देखो ये दुर्बल के अंदर आ जाते हैं, प्रबल के अंदर, और ये बढ़ता क्रम है, प्रबलता बढ़ती जा रही है, यानी कि H2O दुर्बल और प्रबल दोनों लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो ये आपके पास दुर्बल और प्रबल लिगेंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो देखो याद करना आसान है, HCl, BrIOH, ऑक्सलेट और जल। इसके लिए आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताई है याद करने के लिए। निशास की पार्टी में अमीन नो सुनेगा कोई। कि निशा की पार्टी में अम्मी नो सुनेगा कोई भी नहीं सुनेगा निशा की पार्टी के अंदर किसी की बात है। तो ये एक ट्रिक होगी आसान सी। अब आपको मैं एग्जांपल लेके बताने वाला हूं
जैसे आपके सामने एग्जांपल आ गया, सबसे पहले CrNH3 6 और यहां चार्ज आ गया ऊपर +2 चार्ज आ गया। तो सबसे पहले क्या था इसका एक मुख्य पॉइंट ये था कि सबसे पहले धनायन जो होता है बनेगा केंद्रीय धातु आयन का। तो केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बायतम कोश का। तो सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम 3d1 होता है, 3d2 होता है, 3d3 होता है, 3d5 4s1 होता है इसका, या 3d5 4s1 लिखा जाएगा। अब +2 चार्ज क्रोमियम के ऊपर ओवरऑल है, क्योंकि यहां तो 0 आ गया, तो क्रोमियम पर +2 चार्ज ही आया है। अगर निकालना चाहोगे तो x ये 0 बराबर में +2, तो चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो क्रोमियम +2 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो d में रह जाएंगे 5। अब d के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं अपने। सबसे पहले देखो इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, तो ये आ गया 3d, फिर आगे इसके बाद 4s खाली रहेगा और आगे आ जाएगा 4p। देखो ध्यान देने वाली बात है। अब 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखना है कि लिगेंड परबल है या दुर्बल है। तो NH3 जो होता है वो परबल लिगेंड की भांति कार्य करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करेगा। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे, यानी कि चक्रण संकुल कौन सा बनेगा, निमन चक्रण संकुल। निमन चक्रण संकुल बनाएंगे और ये बाह्य चक्रण संकुल बनाएंगे, क्योंकि ये युग्मन नहीं करते। यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कभी भी नहीं होगा और यहां युग्मन होगा। तो परबल लिगेंड है तो युग्मित हो गए। युग्मित करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं इसको दिखाऊं, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएगा और एक यहां रह जाएगा, फिर 4s और 4p 4s 3d। अब जो रिक्त है कक्षक, उनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु NH3 जो है, NH3 जो नाइट्रोजन दाता परमाणु है यहां, तो नाइट्रोजन का जो दाता परमाणु है जो लॉन्ग पेयर दान करेगा, तो यहां 3d लिख लेता हूं मैं, यहां लॉन्ग पेयर दान किया जाएगा NH3, एक लोन पेयर यहां दान किया जाएगा NH3, ये 4H है, एक NH 4S जो कक्षक है, और यहां एक लोन पेयर दान किया जाएगा 1 2 3, यहां NH3, यहां NH3 और यहां भी NH3 ने लोन पेयर दान कर दिए। तो संकरण पर डिपेंड हो गया। संकरण देखो D से स्टार्ट हो रहा है, D2 है, S है और P3 है। तो संकरण क्या हो गया, यहां से D2 sp3, तो आंतरिक चक्रण संकुल बना है। बाह्य चक्रण संकुल देखो आंतरिक बना है, डी पहले आया है, तो आंतरिक चक्रण संकुल की बात हुई है यहां पे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। वन टू थ्री 4 और 5 ये खाली है, ये p है। अब ये NH3 जो है आपको बताया ये युग्मन करेगा, इस तरीके से। तो मैंने बताया यहां NH3 एक आएगा, यहां दूसरा NH3 आएगा, यहां तीसरा NH3 आएगा, यह चौथा NH3, यहां पांचवा, और यहां आ जाएगा छठा NH3। ये लॉन पेयर दान कर रहा है NH3 का नाइट्रोजन दाता परमाणु। तो संकरण हो गया D2sp3। अब D2sp3 जो होता है इसकी आकृति कैसी है, मैंने बताई थी आपको। D2sp3 जो होता है उसकी समन्वय संख्या 6 होती है। D2sp3 की आकृति जो है वो बताने वाला हूं। इसकी समन्वय संख्या जो है वो बनी है 6 D2sp3।
D2sp3 की आकृति जो होती है यानी कि ज्यामिति वो होती है अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय कैसे बनेगा देखो, इस तरीके से मेटल सेंटर के अंदर होता है, पहले तो वर्ग समतलीय बनती है, वर्ग समतल बन जाता है, फिर द्विपिरामिड हो जाता है, ऊपर से एक लिगेंड आएगा नीचे से एक लिगेंड जाएगा। तो यहां लिख सकते हो NH3 1, NH3 2, NH3 3, NH3 4, ये 5 और ये 6, और यहां आ गया Cr, और चार्ज ऊपर दिखा सकते हो यहां +2। ये आकृति बनी हुई है। ये किस तरीके की आकृति है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये वर्ग समतल हो गया, ये मेटल हो गया, यहां से लिगेंड हो गए 4, पांचवा ऊपर से और छठा यहां से, द्विपिरामिड, 2 पिरामिड, एक ऊपर बनेगा पिरामिड ऐसे और नीचे बनेगा। अष्टफलक कैसे बनते हैं देखो, मान लो ऊपर ये लिगेंड एक आ गया, 1 2 3 और 4, अब लिगेंड आएगा, एक लिगेंड इधर से, 2 3 और 4, अब देखो फलक कितने बने, 1 2 3 और 4, 4 ही हो गए और 4 ही नीचे हो गए। तो अष्टफलक बोलते हैं इसको, 8 फलक बने हैं इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके बाद एक एग्जांपल आपको और लेके दूंगा मैं यहाँ पे, NiCN4 - 2 का एग्जांपल लेते हैं अपने। NiCN4 - 2, इसके बहुत सारे एग्जांपल जो मैंने टेबल दिए वो एग्जांपल आप करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो Ni जो है किस तरीके से, पहले इसका ऑक्सीडेशन अंक लिखेंगे अपने, बाह्यतम कक्ष का, सॉरी इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा इसका पहले बार वाला, इसको बोलते हैं 3D8 होता है, 4s2 होता है बाह्यतम कोश का। अब चार्ज निकालेंगे, चार्ज कितना आएगा देखो, x साइनाइड पर माइनस होता है तो -4, बराबर में कितना आएगा, -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो 2 चार्ज आ गया तो +2 चार्ज आ जाएगा ऊपर इसके, और इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव हो जाएंगे तो 3D8 हो जाएगा, 3D8। अब D बनाते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3D8 हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। देखो ये खाली है। अब देखो N-1 D भाग ले रहा है, क्योंकि यहां जो है साइनाइड पर्पल लिगेंड आ रहा है, ये युग्मन करेगा, क्योंकि साइनाइड मैंने कौन सा लिगेंड बताया था देखो, CO और साइनाइड दोनों, इससे पहले मैंने लिखा था NO2 NH3, पर्पल में आ गया, साइनाइड पर्पल लिगेंड है। पर्पल लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। तो युग्मन अगर मैं बताऊं तो किस तरीके से होगा देखो, ये 2 4, ये 2 6, और ये उठ के भी यहां आ जाएगा इस तरीके से, 2 2 4 2 4 2 8 हो गए पूरे। फिर यहां ये खाली है और ये P भी खाली है। संकरण कहां से स्टार्ट होगा देखो, साइनाइड यहां लगेगा, लोन पेयर यहां से स्टार्ट करेगा, DsP3 संकरण हो गया, DsP3, DsP2 आएगा, क्योंकि 4 ही है देखो, साइनाइड 1 हो गया, या 2 हो गया, या तीसरे ने लोन पेयर दान किया और यहां किया चौथे ने लोन पेयर दान, तो D1 S1 P2, तो DsP2 संकरण कौन सा हो गया, DsP2। अगर संकरण DsP2 हो तो ज्यामिति कैसी बनेगी, ज्यामिति कैसी आएगी DsP2 की, त्रिभुजीय द्विपिरामिड। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, तो यहां लिखा जाएगा लिगेंड साइनाइड साइनाइड साइनाइड, इस तरीके से। सॉरी, वर्ग समतलीय बनेगी, ज्यामिति इसकी बन जाए तो इसकी ज्यामिति जो है वो बन जाएगी वर्ग समतलीय। तो वर्ग समतलीय इस तरीके से आकृति आएगी, यहां सेंटर के अंदर आ जाएगा निकिल, यहां आएगा साइनाइड 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 साइनो, लिगेंड होता है ये लोन पेयर दान हो गए इसको, और यहां चार्ज आ गया -2,
तो ये बन गई वर्ग समतल या आकृति। ये वर्ग समतल है बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से है। निकल यहां है, साइनाइड 4 यहां हो गया, वर्ग समतल हो गया पूरी तरह से। अब इसके अंदर देखना पड़ेगा अपने को कि ये रंगीन है या, यानी कि इसकी प्रतिचुंबकीय प्रकृति है या अनुचुंबकीय है, एक ये देखा जाता है। फिर देखा जाएगा ये रंगीन है या रंगहीन है। क्लियर हो रहा है ना बात? ये पॉइंट दोनों ध्यान रखने हैं। अगर अनुचुंबकीय है तो चुंबकीय घूर्ण कितना है, अगर प्रतिचुंबकीय है तो चुंबकीय घूर्ण 0 होता है, आपको पता है। तो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, तो देखो यहाँ सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय हो गया। इसका चुंबकीय आघूर्ण यदि अपने बात करें, बोर मैग्नेटॉन बराबर रूट में n+2 होता है। अगर n जहां पे है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितना हो जाएगा, 0 आएगा। क्लियर है? अब ये रंगीन है या रंगहीन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो रंगीन होगा, नहीं तो रंगहीन। तो ये एक रंगहीन यौगिक है और प्रतिचुंबकीय है, चुंबकीय आघूर्ण 0 है। तो ये बात भी आपको थोड़ी याद रखनी है। यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपने यहाँ पे। NiCO4, तो निकिल का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8 4s2। अब चार्ज जो है वो 0 है तो यही रहेगा, क्योंकि चार्ज 0 है। देखो कार्बोनिल लिगेंड उदासीन है, कोई चार्ज नहीं, निकिल पर 0 चार्ज है, 3d8 4s2। तो बनाएंगे इसको D 1 2 3 4, 5 होते हैं, 6 7 और 8 हो गई, ये हो गया D। 4s यहां खाली है और ये हो गया 4p भी खाली है। क्लियर है? अब इसके अंदर देखा जाए कि कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, तो कार्बोनिल बहुत ज्यादा प्रबल लिगेंड की श्रेणी में आता है, तो इसलिए ये युग्मन करेगा, यानी कि निम्न चक्रण संकुल करेगा। तो ये युग्मन कर देते हैं अपने यहां 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? और इसके साथ साथ 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को। तो यहाँ 4s2 के अंदर भी 2 आ गए, तो जब ये युग्मन होगा तो ये उठ के यहाँ चले जाएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? 10 हो गए ना टोटल, देखो 8 ये हो गए, 2 ये हो गए, 10 यहाँ हो गए युग्मन, s में भी है। तो यहां से स्टार्ट होगा इसका संकरण s से, तो संकरण आएगा sp3। क्यों आएगा? देखो s के अंदर एक कार्बोनिल जाएगा, लोन प्रदान करेगा, एक इसके अंदर 2 3 और 4, चारों ने लोन प्रदान कर दिया s से, क्योंकि ये तो फुलफिल है, यहां नहीं होगा, दान यहां होगा। तो ये संकरण हो गया sp3। और sp3 की आकृति कैसी होती है, देखो संकरण यहां आया है sp3, संकरण है, तो यहां आकृति जो है यानी कि ज्यामिति जो है वो क्या बनेगी, चतुष्फलकीय। Ni यहां रखा जाएगा, कार्बोनिल एक लिगेंड ऊपर आएगा, एक इस तरीके से आएगा, एक इस तरीके से आएगा और एक इस तरीके से आएगा। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर हो गई NiCO4, चतुष्फलकीय आकृति होगी। चतुष्फलक 4 फलक बनते हैं, आपको पता है इस बात का, 10th लेवल की ये बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। NiCO4 जो है, फिर भी ना समझ में आए मैं बता दूंगा आपको। क्लियर है? तो ये एक प्रकार का। अब देखा जाए इसके अंदर इसकी प्रवृत्ति रंगीन है या रंगहीन है, तो यह एक रंगहीन यौगिक है। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई आए, जैसे यहां आ रहा है, यहां नहीं, यहां आना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए तो रंगीन हो जाएगा। और यह प्रतिचुंबकीय है, इसका कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है, ये एक प्रतिचुंबकीय है। क्लियर है?
तो ये आपके सामने संयोजकता बंध सिद्धांत की बात थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।